नमस्कार दोस्तों, आषाढ़ एजुकेशन पर आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम प्राचीन काल में कश्मीर में पाए जाने वाले जाति और धर्म को देखेंगे, जो फैक्ट के आधार पर ही आधारित होगा। जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, इस वीडियो में दी गई इस जानकारी कलहन, राजतरंगिणी और अन्य पुस्तकों के अध्ययन के आधार पर है। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के पश्चात आपको कश्मीर के मध्यकालीन इतिहास को समझना आसान हो जाएगा, यह हम उम्मीद रखते हैं। कश्मीर वह जगह है जहां आज भी आपको तरह तरह की नदियां, तालाब, झरने और प्राकृतिक के हर प्रकार के सुंदरता देखने को सहज ही मिल जाएगा। कलहन की राज तरंगिणी एक ऐसा पुस्तक है जो कश्मीर के विस्तार से वर्णन करता है, जो कि लगभग 1000 से 1300 वर्ष के बीच लिखा जाने का कयास लगाया जाता है। यह एक मात्र पुस्तक भी है जो कश्मीर के इतिहास को बड़ी ही सहजता से परिभाषित करता है। कलहन, जो एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था और वह कई ग्रंथ शास्त्रों का अध्ययन भी किया था, उसके साथ ही कश्मीर की बदलती हुई हालात से वाकिफ थे और चिंता में भी था। ब्राह्मण होते हुए भी ब्राह्मणों की कई जगहों पर निंदा भी किया था और कई जगहों पर तारीफ भी किया था। कलहन राज तरंगिणी में किसी भी स्थान पर स्वयं को ब्राह्मण नहीं बताया था, लेकिन बाद में कुछ विद्वानों ने इन्हें ब्राह्मण घोषित किया और कुछ इन्हें दूज ब्राह्मण के तौर पर प्रकाशित किया, जिसका मतलब होता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों वर्णों में वह व्यक्ति जो यज्ञोपवीत धारण करता था वह द्विज कहलाता है। जब मुसलमानों के वर्चस्व का प्रभाव जब उत्तरी भारत और पश्चिमी भारत पर पड़ने लगा, तब अधिकांश भारत से पंडित और ब्राह्मण धर्म पोथी को लेकर कश्मीर में जाकर बसने लगे। दबी शब्दों में कलहन ने इस बात का भी जिक्र किया है। कुछ दक्षिण भारत की ओर प्रस्थान कर गया। धर्म और ग्रंथों की रक्षा के लिए माना जाता है कि कलहन कश्मीर का ही ब्राह्मण था। कश्मीर हिंदू बहुमूल्यवादी था तथा बुद्ध धर्म के अनुयायी भी अच्छे खासे थे। जिस जाति वर्ण व्यवस्था के आधार पर भेदभाव का दुहाई आज दिया जाता है, उसका आरंभ कहां से हुआ था, इस पर भी थोड़ा सा विचार कीजिएगा और समझने का कोशिश करके हमें नीचे कमेंट भी कीजिएगा कि इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं। दोस्तों, इस्लामिक आगमन से पहले हमारे देश में अलग अलग जातियों में शादी विवाह भी होता था, जो धीरे धीरे पूरी तरह बंद हो गया। आगे बताऊंगा। उस समय सामान्य जन का भी विवाह शादी राजे रजवाड़ों में होती थी और राजे रजवाड़ों वालों का भी विवाह शादी सामान में होता था, जिसका जीता जागता उदाहरण लोहार वंश स्वयं ही है। डोम समाज का कश्मीर पर शासन भी इसी का उदाहरण है, जो धीरे धीरे पूरी तरह बंद हो गया। कारण मैं आगे बताऊंगा। उस समय सामान्य जन का भी विवाह शादी राजे रजवाड़ों में होती थी और राजे रजवाड़ों वालों का भी विवाह शादी सामान में होता था, जिसका जीता जागता उदाहरण लोहार वंश स्वयं ही है। डोम समाज का कश्मीर पर शासन भी इसी का उदाहरण है। डोम समाज को तो कलहन ने जो लहसुन प्याज भी नहीं खाते थे और अपने आप को ब्राह्मण होने पर बड़ा गर्व था, जिन्हें डोम समाज को कहीं पर द्विज तो कहीं पर राज शब्द जोड़कर स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाकर सम्मान प्रकट करके कलहन ने उस समय के सामाजिक स्थिति और समानता की भावनाओं को चिरंजीव किया है। कश्मीर में डोम गायक होते थे, कुछ तो राज परिवार तक की शोभा बढ़ा चुके हैं। काशी में प्रसिद्ध शहनाई वादकों का कुटुंब हेला था, उनके पोलों में कुछ मुसलमान हो गए थे। हेलाराज शुद्ध ब्राह्मण थे, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र एक ही परिवार में पाए जा सकते हैं, इसका साक्ष्य प्रमाण भी है। पुस्तकों में भी इस बात का जिक्र मिलता है। 12 राशि के फल निश्चित करने की रीति बताई गई है। यदि परिवार में राशि अलग अलग है तो उन्हीं में से कोई ब्राह्मण तो कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य तो कोई शुद्ध होंगे। एक ही परिवार में भी कई वर्ण के लोग वास करते हैं, जो खगोल शास्त्रों के आधार पर सिद्ध होता है। इसके पीछे वैज्ञानिक आधार और खगोल शास्त्र का प्रमाण है। उम्मीद करता हूँ कश्मीर के उदाहरण से आपको मध्यकालीन इतिहास का सामाजिक झलक मिला होगा। तो असर एजुकेशन पर आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।